सो हेलो स्टूडेंट्स। ग्रामर के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के हैं उस सीरीज में आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चन कल कर लिया गया है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चंस रिलेटेड टू टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये कल हो चुका है, 1 से लेकर के 5 तक। अब यहाँ से आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप एंड सप्लाई द करेक्शन। तो ये एक शॉप में लिखा गया, ये इस तरह से है। वर्ल्ड वाइड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड, बिलासपुर 7। फॉर ट्रैवल इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दी 24 आवर हेल्प डेस्क। तो इसमें से हमको एरर ढूंढना है और फिर उसको एरर सप्लाई और करेक्शन सप्लाई करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जो प्लूरल जिनका प्लूरल नहीं बनता है ना, वो उस सिंगुलर में ही आते हैं, उसके साथ हम एस नहीं लगा सकते हैं। तो उनमें से एक नाउन इंफॉर्मेशन है जिसमें हम एस का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पर वही एरर आपको दिया गया है। राइट। फॉर ट्रैवल इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, फॉर ट्रैवल इंफॉर्मेशन होता है। तो ये इसमें आपको प्लूरल करके दिया गया है जो कि गलत है। सो दिस इज द एरर हियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग the blank with the correct option. The residents promised to the president of the association in his demand for proper garbage disposal system. तो जो रेजिडेंट्स थे किसी प्लेस के, वो उस आ, जगह में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे एसोसिएशन के, उसके साथ में वो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के लिए सहमत होते हैं, प्रॉमिस करते हैं, है ना। ये दिया गया है और बीच में हमको ये गैप भरना है सिलेक्ट करके। राइट वाला कौन सा है। तो यहाँ पर है स्टूड बाय, फिर स्टैंड बाय, और स्टैंड अगेंस्ट, और स्टूड फॉर। देखो लिखा है द रेजिडेंट्स प्रॉमिस टू। जब भी टू लगता है ना, टू के साथ में जो वर्ब आती है वो B1 ही आती है हमेशा। ये याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर ये V2 है, गलत है। राइट। क्योंकि इन्फिनेटिव में हमने पढ़ा है टू के साथ में V1 लगता है। तो यहाँ पर V1 एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। यहाँ पर भी V2 है, तो ये भी गलत है। अब इन दो में से हमको कोई एक चूज करना है। तो यहाँ पे प्रॉमिस किया गया है, ना कि वो उसके खिलाफ है। प्रेसिडेंट्स ने क्या किया, प्रॉमिस किया, मतलब उसके साथ खड़े हैं। तो स्टैंड बाय ऑप्शन होगा, ना कि स्टैंड अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है उसके खिलाफ में खड़े होना या ऑपोजिट में रहना। तो स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ में रहना, सपोर्ट करना, खड़े रहना। सो दिस इज व्हाट द राइट आंसर विल बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द मड हाउसेज आर नॉट डैश द बिल्डिंग इन योर सिटी। अब यहाँ पर फिर से आपको जो पूछा गया है सवाल ये है फिक्स प्रेपोजिशन से। कुछ वर्ड्स होते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताए हैं ऑलरेडी, कि कुछ वर्ड्स आते हैं जिनके साथ किसी एक प्रेपोजिशन का फिक्स होना जरूरी है, और उसका कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है उसका। वो ऐसे चलते आ रहे हैं, ऐसा यूज किया जा रहा है कई समय से। ठीक है। तो कंपेरेबल जब भी आएगा उसके साथ में टू लगता है। तो यहाँ पर जितने भी ये बाकी प्रेपोजिशन के साथ आया, जैसे ऑफ, एज, फॉर, तो ये इसके साथ नहीं होगा। और इसका कोई रीजन नहीं है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। और फिक्स प्रेपोजिशन जब जहाँ कहीं भी आपको एडजेक्टिव कंपेरेबल दिख जाए, तो उसके साथ में हमेशा टू ही यूज करना। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, कंपेरेबल टू।
Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following sentence. तो यहाँ पर हमको एक सेंटेंस दिया गया है और बोला गया है कि इसमें सप्लाई करना है करेक्शन और एरर ढूंढना है। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट यहाँ पर मोर है और यहाँ पर preposition बीच में लग गया है और उसके बाद एक नाउन दिया है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट पार्ट preposition का। और ये जो मोर दिया है ये सब्जेक्ट है और एक और सब्जेक्ट दिया है। ठीक ठीक है, दो सब्जेक्ट्स इसमें हैं और एंड से जुड़ा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अब देखिए क्या है, ये कंपेरेटिव फॉर्म है मच और मैनी का, है ना। आपको पता ही होगा मच और मैनी का ये कंपेरेटिव फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में अगर इसको यूज किया गया है तो ये पक्का नाउन या प्रनाउन होना चाहिए, दो में से कोई एक। तो ये नाउन तो हो नहीं सकता कि, क्योंकि ये किसी का नाम तो है नहीं। तो ये है प्रनाउन, प्रनाउन की तरह इसको यूज किया गया है। लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये प्रनाउन है, होता ही नहीं है ना। ये या तो एडवर्ब होता है या तो ये डिटर्मिनर होता है। तो ये प्रनाउन तो नहीं है। अगर ये प्रनाउन क्वालिफाई नहीं करता है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट भी नहीं बन सकता है। और यही यहाँ पर एरर है। ठीक है, एरर क्या है? एरर यहाँ पर मोर है और इसका जो करेक्शन है वो मोस्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। गवर्नमेंट्स आर स्टार्टिंग प्रोग्राम्स डैश टीच एडल्ट्स हाउ टू रीड एंड राइट। बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया है ना। तो गवर्नमेंट्स ने किया है और इसलिए आर लगाया, सही है। स्टार्टिंग कर रहे हैं, सही है। प्रोग्राम्स को सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मान के नहीं चलना है कि ये तो देखो क्या है, ये प्रेजेंट में दिया है, लेकिन यहाँ पे बात फ्यूचर की हो रही है। क्या करने जा रहे हैं वो ही, ठीक है, वो अब एक प्रोग्राम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन क्या प्रोग्राम है वो? टीचिंग का प्रोग्राम है। तो इसी को ही हमें सही करना है ऑप्शन में से। दैट टीचिंग विच टॉट टू टीच वर्ड टीचिंग। तो सबसे पहले हम कैंसिल करते हैं, बात यहाँ पे फ्यूचर की हो रही है, वो करने जा रहे हैं, है ना। तो यानी कि फ्यूचर में ऐसा होगा। फ्यूचर का मतलब ये है कि आने वाले समय में कभी भी, एक दिन में, दो दिन में, 10 दिन में। ठीक है। तो दैट विच टॉट ये पास्ट का है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है। और वर्ड टीचिंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर से इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये तो पास्ट की बात कर रहा है। अब बचे दो, टू टीच एंड दैट टीच। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी वर्ब भी वन होता है ना, ये एक्चुअली इन्फिनेटिव हम इसको बनाते हैं जब इसमें टू लगता है, या बेयर इन्फिनेटिव भी, मतलब जिसमें टू नहीं लगता तब भी वो इन्फिनेटिव ही होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो वर्ब है उसके साथ टू लगा है, टू टीच। आपको ये अंदाजा लगा लेना है कि शायद यही ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जब बी वन दे रखा है तो यहाँ पर इसमें टू आना चाहिए। और ये क्यों नहीं आएगा दैट टीचिंग? देखो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है दैट टीचिंग का। कारण क्या है? कारण ये है कि देखो दैट तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन दैट के साथ क्या, दैट के साथ कुछ आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। दैट इज टीचिंग, दैट आर टीचिंग, है ना। क्योंकि आईएनजी, टीच के साथ आईएनजी लगा है तो बीच में दैट तो यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। और उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होना चाहिए, तभी ना आईएनजी फॉर्म लग सकता है वर्ब में। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो टू टीच वाला है, और हमको पता है कि इन्फिनेटिव में ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पर लगा देंगे टू, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑल राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 11. Identify the error in the given sentence and supply the correction. Latex was a natural polymer found beneath the bark of a mature rubber tree. और ये फॉर्मेट हमको दिया है, इसको हमें यूज करना है। देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, रबर की हो रही है, जो कि एक स्टेटमेंट है, एक जनरल लॉ, जनरल लॉ नहीं है, जनरल
चीज है, जनरल बात बताई गई है। और एक नेचुरल चीज बताई है, जनरल चीज बताई है, और जनरल चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ना कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, राइट। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट में बताया है, पास्ट सिंपल में बताया है ना। ऐसा कोई इवेंट थोड़ी, घटना थोड़ी घटी है जो एक बार में हो गया और हम उसको पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें। तो ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन है वॉज, यही हमारा गलत है। ठीक है। तो वॉज की जगह हम कर देंगे इज, और ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अ, जो जनरल बातें होती है उसको हम किस में बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है। और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the following report. The inspector dashed the group sitting behind the shed and took them by surprise. एक बार फिर से यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो ये यानी कि ये preposition से रिलेटेड एक बार फिर से क्वेश्चन आया है। और जब भी ये आते हैं तो भले ही preposition एडजेक्टिव के साथ यूज हो, चाहे वर्ब के साथ यूज हो, या नाउन के साथ यूज हो, ये मीनिंग को चेंज कर देते हैं कई बार। ठीक है। तो वॉकड अप का मीनिंग, तो ये तो हमको मीनिंग याद होना चाहिए कि इनके मतलब क्या होते हैं, तभी हम इसमें यूज कर सकते हैं। वॉकड अप का मतलब होता है क्लोज आना। ठीक है। किसी के क्लोज आना। वॉकड अवे का मतलब होता है वहां से चले जाना, किसी जगह से लीव करना, चले जाना। तो ये वॉकड अवे का मतलब ये हो गया। वॉकड इनटू का मतलब होता है एंट्री, कहीं पर एंट्री करना। और वॉकड अप ऑन का मतलब होता है किसी को बिना इन्फॉर्म किए उनके पास चले जाना, है ना। ये दोनों का मतलब सेम सेम है, लेकिन ये विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट नोटिस किए किसी को के पास चले जाना होता है, और वॉकड अप का मतलब क्लोज आना होता है। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है। द इंस्पेक्टर वॉकड अप द ग्रुप sitting behind the shed and took them by surprise, walked away, walked into और walked up on। तो क्या आएगा? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आएगा कि इंस्पेक्टर क्या किया? वॉकड अप ऑन किया ग्रुप के पास में, जो कहाँ बैठे थे? शेड के पीछे बैठे थे, और उन्हें सरप्राइज किया। क्यों सरप्राइज किया? क्योंकि वो जो इंस्पेक्टर था वो अचानक से उनके पास पहुंच गया, विदाउट नोटिस, विदाउट इंफॉर्मेशन दिए। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, कंप्लीट द गिवन नरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स डैश to participate in the workshop and submit a report at the end of the day to the English teacher। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कुछ कहा जा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में जो मीनिंग जा रहा है वो पैसिव में ही जाएगा, है ना। इसलिए द स्टूडेंट्स वर आस्क नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ में ईडी लगना चाहिए, V3 लगना चाहिए अगर पैसिव बनाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। हैड बिन आस्क्ड एक समय से लेकर होता है, एक समय को जोड़ता है ये। ठीक है। तो समय तो यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया है, और ये वाला जो समय है बाय द एंड ऑफ द, ये बाद का समय है ना। ये पहले का समय नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो, वो वाला मेंशन नहीं है। तो ये वाला इस हिसाब से गलत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया विल हैव आस्क्ड। ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में ऐसा हो चुका होगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो वर आस्क्ड यहाँ पर हमको सही ऑप्शन दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट, मतलब उन्हें पूछा गया, उन्हें कहा गया कि उन्हें पार्टिसिपेट करना है ना। तो
द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द वर्कशॉप एंड सबमिट अ रिपोर्ट, है ना, किसी ने उनसे कहा ऐसा। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। एक लेटर है, उसका पोर्शन यहाँ पर दिया गया है और हमको ब्लैंक में हमको करेक्ट ऑप्शन भरना है। ठीक है, सब्जेक्ट दिया है तो इसमें तो कोई ये नहीं है, पढ़ लेते हैं। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द मीट। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द फोर्थकमिंग इंटर स्कूल कल्चरल मीट, आई डैश इंटरेस्ट इन टेकिंग पार्ट इन द डांस ड्रामा। ये बोलना चाह रहा है, आपको समझ आ रहा होगा इससे, ये बोल रहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ डांस ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आई एम इंटरेस्टेड होता है, ना कि आई इंटरेस्ट होता है। आई इंटरेस्ट मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, आई एम इंटरेस्टेड मतलब वो उसमें रुचि रखता है, राइट। तो इंटरेस्टेड तो आएगा लेकिन उसके साथ में एम बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फाइनली जो सेंटेंस बनेगा वो बोलेगा बनेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन द डांस ड्रामा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। इसमें भी वही है, मैगजीन का एक रिपोर्ट है, उसमें सप्लाई करना है सही वाला। When I was a child, my grandmother often repetition the story। देखो इसमें तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है शुरू में ही क्या प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि जब मैं एक बच्चा था, एक छोटा था, मैं जब छोटा था, माय ग्रैंडमदर, उसके ग्रैंडमदर ने क्या किया, ऑफन रिपीटिशन द स्टोरी। यहाँ देखो ग्रैंडमदर, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट सभी का मिल गया है। आई का सब्जेक्ट वॉज हो गया है, राइट। और माय ग्रैंड मदर का सब जो अ, ये सब्जेक्ट है, और इसका जो वर्ब है वो नहीं है। वर्ब देखिए कहाँ पर, ऑपन रिपीटेशन, ये तो नाउन है, द स्टोरी। तो इस वाले भाग में ये जो क्लॉज है इस सेंटेंस का, इसमें कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं, ऐसा वर्ड है ही नहीं जो वर्ब का काम कर रहा है, राइट। तो यही यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, रिपीटिशन नाउन होता है, अगर हम इसको वर्ब बना दे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। Question number 17. Fill in the blank with the correct option. There is something wonderful waiting dash her when she reaches home. कि भाई कुछ वंडरफुल वेट कर रहा है उसके लिए घर पर, कोई सरप्राइज है। क्या है, ऑफ अबाउट फॉर इनसाइड, वेटिंग के साथ हमेशा फॉर। ठीक है, ये भी फिक्स प्रपोजिशन वाला ही सिस्टम है। तो यहाँ पे वर्ब लगा है वेटिंग, और वेटिंग जब भी लगता है उसके साथ में एक प्रेपोजिशन आता है जिसका नाम है फॉर। बाकी सब यहाँ पर गलत है, सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank by choosing the correct option। You should dash your mother for your rude behavior। ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं। You should dash your mother for your rude behavior। Apologize for, apologize at, apologize with, apologize to। फिक्स preposition वाला सवाल है, तो हम किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, अपोलोजाइज टू आता है, ना कि बाकी कोई आएगा। ये चीज़ों के लिए आएगा, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है, अपोलोजाइज फॉर, ये चीज़ों के लिए लगता है, किसी भी कोई भी चीज़ होती है। अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक हो गया, है ना, अपोलोजाइज फॉर माई रॉन्ग डूइंग्स। तो ये जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, रीजन है, उसके लिए हम अपोलोजाइज फॉर लगा सकते हैं। लेकिन अपोलोजाइज टू हम किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं, यहाँ पर इंसान है, व्यक्ति है, मदर है, तो उसके लिए हम ये लगाएंगे। और ये तो एसोसिएशन को दिखाता है, किसी के साथ को दिखाता है, ठीक है, और किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में भी दिखाता है, मतलब ये टुगेदरनेस को दिखाता है विद, और ऐड तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द। तो करेक्ट फॉर्म भरना है, व्हेन अ सैटेलाइट डैश लॉन्च द रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड्स। फिर से यहाँ पर एक बात बताई गई है, एक जनरल बात बताई गई है कि होता क्या है। ठीक है, तो जनरल बातों को बताने के लिए हम लोग
प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है। तो व्हेन अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, जब होता है, क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च होता है, पहला वाला आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, ए लगा है तो आर तो लगेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। हैव बीन लॉन्च्ड का कोई मतलब नहीं है, पैसिव में जा रहा है। वर लॉन्च पास्ट की बात बता रहा है, पास्ट तो हमें चाहिए नहीं, कोई घटना थोड़ी हम यहाँ पे सुना रहे हैं। तो हमें जनरल सी बात करनी है एक, और जनरल बातों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुनाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, तो हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लॉन्च्ड यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये पास्ट पार्टिसिपल है लॉन्च। जब हम बी वन में ईडी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं उसका, तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और जब पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, राइट। तो इस सैटेलाइट के बारे में ये कुछ कह रहा है जो कि हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। सो इसलिए ये क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। सेम, बिहाइंड एवरी सक्सेस फिल्म देयर इज अ लेंथी क्रिएटिव प्रोसेस। देखिए इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, बिहाइंड द एवरी सक्सेस फिल्म। सक्सेस क्या होता है, सक्सेस एक नाउन है और फिल्म भी एक नाउन है ना। ये यहाँ पर दो दो नाउन किस लिए आए हैं, हमको यहाँ पर एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, और सक्सेस एक नाउन, इसका जो एडजेक्टिव होता है वो सक्सेसफुल होता है, ना कि सक्सेस कोई एडजेक्टिव का काम इससे हम करवाते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम सक्सेस की जगह सक्सेसफुल कर दें, तो एरर में लिखेंगे सक्सेस और करेक्शन में लिखेंगे सक्सेसफुल, तो हमारा ये जो आंसर होगा वो सही हो जाएगा। ऑलराइट। तो एक बार लिख दें यहाँ पर, एरर में है सक्सेस, और यहाँ पर लिख देंगे सक्सेसफुल, और यहाँ पर हमारा आंसर ये बनकर तैयार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब बस इतना ही है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फिल्म देयर इज अ लेंथी क्रिएटिव प्रोसेस। तो ये थे क्वेश्चन 6 से लेकर के 20 तक। अब बाकी जो बचे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो डू वॉच एंड समझ, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।